जय हिंद साथियों, आपको पता है अभी जो है नज़दीक पे कमीशन आ रहा है और चारों तरफ संसद से लेकर के कर्मचारी से लेकर के सब पेंशनर से लेकर सब जो है अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। तो साथियों, हम लोग का भी दायित्व बनता है कि अपने वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हम लोग भी इसमें भागीदारी निभाएं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में है रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालयों से मिले टीओआर्स, इसके बारे में जो टीओआर्स हैं और जल्दी होगी 8 सीपीसी की आधिकारिक सूचना। तो साथियों, जो आधिकारिक सूचना है वो जल्दी घोषित हो जाएगी। सारे हम वीडियो में बात करेंगे अच्छी तरह से। सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के लिए धन की कमी नहीं है। सरकार का जवाब आया है, 8वां वेतन आयोग सरकार देगी और अच्छी तरह से देगी। अगला साथियों, पूर्व सैनिक संगठन भी अभी उनका संगठन भी मांग जोर पकड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो जो है एनसीजीएसएम वगैरह जो भी बात सभी संगठन अपने अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन अभी जो है पूर्व सैनिक संगठन है वो भी अपनी उनकी मांगे भी अब जोर पकड़ी जा रही हैं साथियों। तो उनकी क्या क्या मांगे हैं जो अभी हाल ही के अंदर जो है ये दिए गए हैं। बाकी पहले की मांगे तो मैं आपको बताते रहता हूँ। अभी हाल ही में जो संगठनों की मांगे हैं, वेतन आयोग में आर्मड फोर्सेज सेना की भागीदारी ज़रूरी है। ये मांग उठी है बहुत ज़ोर से कि वेतन आयोग के अंदर जो है सेना की भागीदारी क्यों ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और अच्छी तरह से साथियों वीडियो को पूरा देखना है। और सैनिकों के लिए स्पेशल पे कमीशन की मांग उठी है। सैनिकों के लिए स्पेशल पे कमीशन होना चाहिए, ये हमारे सेनाध्यक्ष ने बोला था। और जो है प्री 2006 को एमएसपी लागू होनी चाहिए, क्योंकि तभी जो है ओआरओपी का मकसद हल होगा, नहीं तो ओआरओपी का मकसद हल नहीं होगा। 7 सीपीसी की जितनी विसंगतियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। 2016 आफ्टर रिटायरमेंट एनसीओ जेसीओ ऑनर रैंक की पेंशन का मामला है। पीएमआर को ओआरपी का मामला है। और साथियों, इस बार तो 18 महीने के बकाया डीआर का भी जो मामला है वो भी संसद में उठा है, और उसमें भी आशा जगी है कि वो भी अभी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी वो मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए भी वित्तीय घाटा जो है कम बताया है अभी। तो वो बात करेंगे साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको मांगे आपकी पे से संबंधित, पेंशन से संबंधित सारी की सारी कैलकुलेशन मैं आपके पास भेजता रहता हूं हर रोज़ वीडियो के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों, ये जो है भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 2642 मंगलवार 12 अगस्त कल ही की बात है साथियों। और 8वां केंद्रीय वेतन आयोग प्रश्न किया है किसने? 2642 संख्या श्री जावेद अली खान ने क्या प्रश्न किया है साथियों 8वें वेतन आयोग के लिए। एक एक प्रश्न को समझते हैं और उसका उत्तर भी साथ साथ देखते हैं। तो साथियों देखो, 8वें वेतन आयोग के लिए सबसे पहले कै में क्या किया इन्होंने? कै मतलब ए, प्रश्न नंबर 1 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, मिनिस्ट्रियों, डिपार्टमेंट्स, विभागों सहित प्रमुख हितकारों से जो हैं निविष्टियाँ मतलब टीओआरस या ठीक है साथियों, प्राप्त करने के लिए जिन जिन तिथियों को अनुरोध किया गया था उनका ब्यौरा दीजिए। कौन कौन सी तिथियों में आपने जो है उनसे टीओआर मांगे थे मंत्रालयों से, उनका ब्यौरा दीजिए, उनके बारे में बताइए। ये प्रश्न पूछा है श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से पूछा है साथियों। अब इसका पहले का उत्तर हम पहले देख लेते हैं साथियों। पहले का उत्तर यह है, दिनांक 17 जनवरी 2025 और दिनांक 17 फरवरी 2025 के परिपत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, सैनिकों के लिए गृह मंत्रालय, जितने भी गृह मंत्रालय के अंदर विभाग आते हैं, पेंशन एंड कार्मिक एंड पेंशन विभाग, पेंशन डिपार्टमेंट, और सभी राज्यों से, हर एक स्टेट से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 सीपीसी के लिए विचार्थ विषय टीओआरस टर्म्स ऑफ रेफरेंस विचार्थ विषय जो है के लिए इनपुट मांगे गए थे। तो एक तारीख 17 तारीख और 17 जनवरी और 17 फरवरी को मांगे गए थे। पहले का आंसर अपने को मिल गया। दूसरे का साथियों, उपयुक्त मंत्रालय विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा दे। भैया जो टीआर क्या क्या मिली हैं, उनकी प्राप्ति किन किन तिथियों को हुई है, कब कब मिली हैं। तो इसके साथियों उन्होंने बोला है, उत्तर दिया वित्त मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कि मांगे गए इनपुट अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, मिल गए हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय है
गृह मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय तो मिल गए हैं, लेकिन बाकी कुछ विभागों से, मंत्रालयों से अभी भी मिल रहे हैं। इसकी आधिकारिक सूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी। अगला साथियों, अगला है सरकार द्वारा लगभग 7 महीने व्यतीत होने के उपरांत भी आयोग को अधिसूचित नहीं किया जाने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर मिला है सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन करने का निर्णय ले लिया गया है। निर्णय हमने ले लिए हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं लिया है, निर्णय ले लिया है। अगला प्रश्न पूछा है, क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के अनुरूप नहीं है? पूछा है क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को आप पैसा दे सके? तो इसके लिए बोला नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, हमारे पास इतना पैसा है, हम जो है उसको आराम से पैसा दे सकते हैं। तो साथियों इसलिए इसका मतलब जो है पैसा सरकार के पास अच्छा है और अच्छी तरह से पे कमीशन देगी। अगला है, यदि हाँ तो ऐसी कमजोरी राज्य स्थिति के जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने बोल दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा है साथियों 6 में, आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा तथा अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कब की जाएगी? तो यहाँ बोला गया है आधिकारिक सूचना तथा यथासमय समय पर जारी की जाएगी। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्दी कर दी जाएगी। तो साथियों ये प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो ये आपको बताने ज़रूरी थे। अगला है साथियों ग्रांट ऑफ स्पेशल पे कमीशन की जो है मांग उठ रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई और होना भी चाहिए। हमारे जो है माननीय जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब थे, उन्होंने भी इसकी मांग उठाई थी कि भाई ये सैनिकों के लिए अलग से पे कमीशन होना चाहिए और उनके लिए जो है ये चीज़ें होनी चाहिए साथियों। तो साथियों इसके लिए भी मांग उठी थी। तो साथियों ये भी जो है मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब साथियों जो है अगला है वेतन आयोग में सशस्त्र सेनाओं की भागीदारी। सशस्त्र सेनाओं की भागीदारी क्यों ज़रूरी है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सैन्य पेंशन कटौती में बड़ा असंतोष। सैन्य के अंदर सैनिकों की पेंशन कटौती हो गई, पेंशन कटौती से बहुत बड़ा असंतोष बढ़ गया है सेना में। और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में सैन्य प्रतिनिधि शामिल करने की मांग उठी है। अब मांग उठी है कि भाई 8वें जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसमें सैन्य प्रतिनिधि शामिल किया जाना चाहिए। अब साथियों इसमें देखो पूरे भारतवर्ष में हर 10 वर्षों के पश्चात केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ और सेवा शर्तों पर सिफारिशें करता है। अब तक 7 केंद्रीय वेतन आयोग गठित हो चुके हैं साथियों। इसी वर्ष जनवरी में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सरकार को मंजूरी मिल चुकी है, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसमें सशस्त्र सेनाएं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, आर्मी, एयरफोर्स, सेना, नौसेना, वायुसेना को भी शामिल किया गया है, को भी शामिल कर लिया गया है साथियों। अब जो है टाइम्स, हाँ, लेकिन कारण क्या था? लेकिन 1973 में 3रे वेतन आयोग के दौरान सरकार ने एक तरफ निर्णय ले लिया। पहले क्या था, जो जवान से जेसीओ, सिपाही से लेकर जेसीओ तक की जो पेंशन थी, जो रिटायर होते थे तो उनकी बेसिक पेंशन की 70% पेंशन उनको मिलती थी, तो उसके ऊपर डीए मिलता था। लेकिन 1973 में क्या किया सरकार ने, उसको घटा करके 70 से घटा करके 50 पे ले आए। और जो कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारी जो सिविलियन थे, उनको 33% मिलती थी, उनको बढ़ाकर 50 कर दी गई, क्योंकि उनकी मान ली गई। अब जो क्या हुआ कि 33 पे 50 पे ले आए, लेकिन 50 नहीं मिली सैनिकों को। क्यों मिली? नहीं मिली क्योंकि उसके लिए कंडीशन रख दी थी, भाई जिसकी 33 साल सर्विस पूरी होगी उसको 50% मिलेगी, नहीं तो कम मिलेगी। अब वो तो सैनिक तो जो है 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में आ जाते थे। अब 33 साल तो होती नहीं थी, अब उनको क्या है उसी हिसाब से पेंशन कम मिली। अब यह बढ़ाई गई फिर 2006 के बाद, 2006, इसलिए 2006 से पहले वालों की पेंशन में विसंगति रह गई। तो साथियों इसको बढ़ाकर, इस असमानता पर कभी आयोग ने विचार ही नहीं हुआ कि भाई इसका कारण क्या होगा, इसका बाद में रिजल्ट है। न किसी सिफारिश के तहत निर्णय लिया गया। इसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू कर दी गई। अब जो कैप्टन वर्मा साहब हैं, उन्होंने कहा कि संगठन केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय ने से मांग कर रहा है संविधान के अनुसार 33 के तहत। अब जो है दूसरा क्या है साथियों, टाइम स्केल प्रमोशन भी सैन्य कर्मी से वंचित रह गए। क्या हुआ, 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया। अब 2016 में लागू किया गया तो रक्षा मंत्रालय के आयोग में रक्षा मंत्रालय के सिविल कर्मचारी, पुलिस और अन्य विभागों के टाइम स्केल प्रमोशन मिल गया उनको कि भाई इतना साल के बाद में आप जो अगला प्रमोशन मिल जाएगा, उसके बाद में आपका अगला प्रमोशन। लेकिन सैनिकों को नहीं मिला, सैन्य कर्मियों को इसे वंचित रखा गया। अब क्या है, 2016 में और 2018 में पूर्व सेनाध्यक्ष जितने भी थे, उन्होंने
जनरल वेद प्रकाश मलिक और एडमिरल वेद प्रकाश भी शामिल थे, ने सरकार को पत्र लिखकर उसके लिए बताए, ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति जताई। इसके बावजूद मामूली बदलाव किया और सिफारिशें लागू कर दी गई, जो कि सैनिकों को नुकसान हो गया। अब क्यों जरूरी है वेतन आयोग में सैन्य प्रतिनिधित्व? तो साथियों क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अब तक के बने वेतन आयोगों में योग्य और अनुभवी लोग रहे। मान लिया कि योग्य और अनुभव होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन सैन्य सेवा की विशिष्ट परिस्थितियाँ कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं? कभी लेह के अंदर, कभी ग्लेशियर के अंदर, कभी रेगिस्तान के अंदर, कभी कहीं पर जो रहते हैं, बार बार तैनाती होती रहती है। कठिन और खतरनाक इलाकों में ड्यूटी होती है। 24 घंटे का कार्य होता है। ये आयोग इनसे अनभिज्ञ है, आयोग को इनके बारे में पता नहीं होता है। इसलिए इसके विपरीत जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, बाकी समय जो 8 घंटे के बाद में कुछ भी काम कर सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपने बच्चों के पास कार्रवाई कर सकते हैं, ट्यूशन लगा सकते हैं और भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सैन्य कर्मचारी जो है अपने परिवार से भी नहीं मिल पाता है 24 घंटे में, वो भी कभी 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने में जा करके परिवार से मिलता है। तो साथियों इन चीज़ों के कारण जो है वहाँ पर एक प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है, बोला इन्होंने। तो इस प्रकार से प्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे कैप्टन साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। मैं इसके बारे में आपको वीडियो दिखाऊंगा साथियों, बहुत सुनना, आपने ज़रूर सुनना है साथियों इनका वीडियो, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बोली है, वो साथियों आपने ज़रूर सुनना है। तो साथियों उसके बारे में आपको सुनाऊंगा, तो सुनो साहब। चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से 8th पे कमीशन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज तक जितने भी पे कमीशन बैठे हैं, 7 पे कमीशन स्वतंत्रता के बाद जो है बैठ चुके हैं, तो उनमें किसी में भी हमारे सैनिकों या पूर्व सैनिकों का कोई भी प्रतिनिधित्व उसमें नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि जो भी हमारे पैनल कमीशन में बैठते हैं वो बहुत ही अनुभवी और वेरी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और वो बहुत अच्छे ढंग से उसको रिव्यू करते हैं। जो भी हमारा पे स्ट्रक्चर या पेंशन का स्ट्रक्चर होता है उसको हर 10 साल के बाद रिव्यू करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि जिन लोगों ने उस फील्ड में काम किया हुआ है, जो कि आर्मड फोर्सेस में काम किया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो उन लोगों को जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उनके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उनको उसमें ना शामिल करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई वो इस बात को 8वें वेतन आयोग में सुनिश्चित करें कि उसमें आर्मड फोर्सेस के आदमियों को भी लें, ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। हम देखते आ रहे हैं कि इसी वजह से जो है हमारे आज ऐसा ढांचा ये हो गया है कि बहुत सी विसंगतियां हमारे पे स्ट्रक्चर, पेंशन स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं, जिनको अभी करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं, बट गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू दैट। और अगर ऐसा ही रहा तो दीज प्रॉब्लम्स विल बी कंपाउंडेड मोर and it will be very difficult for them to rectify them at later stage. तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो भी 8th पे कमीशन में रिव्यू होना है उसमें हमारे डिफेंस कैटेगरी के जितने भी सेवार्थ या पूर्व सैनिक हैं उनके भी प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए, ताकि उनके साथ जो आज तक अन्याय होता रहा है वो ना हो। हाँ, तो साथियों दिए थे साहब कैप्टन साहब, बहुत अच्छा बात बताई इन्होंने। तो इस प्रकार से जो है लिखा है इंक्लूजन ऑफ द 1 मेंबर फ्रॉम द डिफेंस एंड वेटरनस सेगमेंट, भाई डिफेंस के जो वेटरनस हैं उनसे भी एक आदमी उसमें होना चाहिए। तो ये साथियों आप पढ़ सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। आगे देखते हैं साथियों, ये आसाम फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने मांग की है साथियों, बड़ी अच्छी मांग की है। उन्होंने बोला है कि भाई MSCP बेनिफिट्स प्री 2006 रिटायर को MSCP बेनिफिट मिलना चाहिए। MSCP जो 2006 से पहले हैं उनको भी MSCP बेनिफिट मिलना चाहिए प्री 2006 रिटायरमेंट। तो साथियों अच्छी मांग है। दूसरा साथियों, ये कोविड के टाइम में का 18 महीने का DADR की मांग है। तो साथियों ये अभी आशा है कि हो सकता है, क्योंकि इसमें बताया गया है
इससे पूछा गया था कि भाई जो क्या वित्तीय घाटा अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि वित्तीय घाटा जो है 9.2% से घट करके 4.4% पे आ गया है, कम हो गया है, मतलब वित्तीय घाटा 2025-26 के बजट में, जबकि 2020-21 में था कितना, 9.2% था। अभी जो है एक घट करके आ गया है। तो हो सकता है आगे सरकार, अभी तो कोरोना की, अभी तो इसको 18 महीने के डीआर को देने के लिए सरकार मना कर रही है, लेकिन हो सकता है इसी प्रकार से कर्मचारी संघ और जो है संसद के अंदर मांग उठती रहेगी, तो हो सकता है आगे मिल जाए। तो इसी प्रकार से साथियों ये उसके ऊपर है ये कि संसद के अंदर जो मांग उठाई है 18 महीने के डीआर के ऊपर, तो इसके लिए साथियों आप पढ़ सकते हो जो साथी पढ़ना चाहते हैं तो। और 8 वेतन मंजूरी के बाद डीए की जो चर्चा तेज़ हो गई है। अब साथियों क्या है, अगला है मांग साथियों कि ये मांग उठाई गई है। देखो प्रपोजल, ये जो है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के द्वारा प्रपोजल ऑफ वेटरन्स एंड वीरांगनास, उनके द्वारा साथियों सबसे पहले क्या है, रिमूवल ऑफ अनोमलीज इन ओआरओपी के अंदर जितनी कमियां अनोमलीज हैं उनको दूर किया जाना चाहिए साथियों। तो इसमें जो है दिया है कि भाई गैप हो गया 70% टू 50% 1973 से, तो इसको मांग को दूर किया जाए। दूसरा है साथियों ओआरओपी के अंदर जो 2013, 2018 और 2023 का जो बेस ईयर लिया गया, उसमें लिया गया एवरेज लिया गया साथियों, एवरेज ना लेकर के इसको, एवरेज का मतलब हो गया जो सबसे हाईएस्ट पेंशन थी और सबसे लोएस्ट पेंशन, उसके बीच की पेंशन दी गई, तो इसको ना देकर के सबसे हाईएस्ट के बराबर सबको दिया जाना चाहिए। और साथियों क्या है, ओआरओपी वाज लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, ये ठीक है, वो जो इसका फ़ायदा सिर्फ हुआ जो 97% थे उनको फायदा, वेटरन्स थे उनको फ़ायदा नहीं मिला इसका। 97 ऑफ दी वेटरन्स विल नोट % ऑफ दी बेनिफिट नहीं, सिर्फ 3% को ही मिला, 97 को नहीं मिला। और वो 97 कौन है, ये जो है ORP grant is not benefited equally on the basis of pension, various rank, a large number of veterans, JCOs, NCOs and other rank, इनको इसका बेनिफिट नहीं मिला। और साथियों क्या उठाया इसमें, ORP बेनिफिट टू प्री मेचर रिटायरमेंट को भी ORP मिलनी चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, लेकिन बाद में सिर्फ 2014 से पहले वालों को दिया गया और 2014 से बाद वालों को प्री मेचर रिटायरमेंट को नहीं दिया गया। तो वो भी साथियों आप पढ़ सकते हैं, ये भी मांग उठाई गई है। और साथियों क्या है, सबसे बड़ी मांग ये है इम्प्रूवमेंट ऑफ पे मैट्रिक्स लेवल को इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है साथियों इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि इस पे लेवल को नीचे कर दिया गया और इसका परिणाम क्या हुआ कि लो अमाउंट ऑफ वेरियस लेवल रिजल्ट, उसकी पेंशन कम हो गई। और हु रिटायर आफ्टर 1/1/2016, आपको साथियों पता है 1/1/2016 के बाद में जो JCOs पेंशन आए हैं, जवान पेंशन आए हैं, पेंशन, उनकी पेंशन 2014 से पहले रिटायर वालों की पेंशन से कम है। तो साथियों इसका भी मांग उठा रहा है कि पार्टिकुलरली आफ्टर 1/1/2016 पार्टिकुलरली द रैंक ऑफ NCOs, JCOs ग्रांटेड ऑर्डिनरी रैंक, तो साथियों इनके पेंशन को भी ध्यान देना चाहिए। साथियों दूसरा उठाया है, इट हैज़ बीन आल्सो नोटिस द पे स्ट्रक्चर ऑफ द JCOs NCO आर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड 7th CPC में जो पे स्ट्रक्चर रिड्यूस किया गया, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। और साथियों इसमें लिखा है कि भाई हायर कमांडर जो अफसर होते हैं वो कमांड करते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर NCO और JCO जो है ट्रूप्स को उसके साथ टास्क पूरा करवाते हैं। तो इसलिए जूनियर कमीशन ऑफिसर शुड बी द गिवन लेजिटिमेटेड फिक्सिंग पे कमीशन, तो NCO नॉन कमीशन ऑफिसर जूनियर कमीशन ऑफिसर को सही उनका वेस्टेज देना चाहिए, जैसे पहले भी मांग उठाई गई थी। उसमें एक जो हमारे पूरे संगठन थे उन्होंने दिया था कि भाई उनको कम से कम भी पे लेवल NCOs को 7 मिलाना चाहिए, JCOs को 8, 9, 10 मिलाना चाहिए। तो इसलिए प्रकार से मांग उठाई गई थी साथियों। अब साथियों जो है ये मैंने आपको बता दिया है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों इसके अंदर बहुत अच्छी सी मांगे, मेरा काम है जो भी मांगे आती हैं जो भी वो सब आपके पास भेजना, आप लोग का काम है उनके पक्ष में कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना, ताकि जो साथियों अच्छा पे कमीशन मिले और आगे आने वाले समय में आप लोग की अच्छी पेंशन बढ़े। और तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आपको वीडियो देखने का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।